हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में और एनवायरमेंटलिस्ट अब इसको प्रोटेस्ट करें क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स इसमें प्रपोज की गई हैं जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। ये अमेंडमेंट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इन्वायरमेंटलिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने अपना कंसर्न जताया है क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है उस पे कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, अमेंडमेंट्स क्या होती हैं, चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। और ये इस तरह की चेंजेस हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, कमर्शियल ट्रेड को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है, इनका एनालिसिस है अमेंडमेंट्स को लेकर। क्योंकि देखिए, अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसका मतलब क्या है कि हमको अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसी चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे हमारा मेन मकसद जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का वो हटके कुछ और हो जाए, तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रोटेस्ट्स जो हैं और ये कंसर्न्स जो हैं वो जताए जा रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, द हिंदू में। अब अमेंडमेंट्स जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं एज अ बिल, लोकसभा व एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश जो हैं, जो चेयर करते हैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने भी अपने बयान इस पे दिए हैं, अपने ओपिनियंस इस पे दिए हैं। और अगेन इंडियन एक्सप्रेस में, तो काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर्स में आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली ये सारा मसला शुरू कहाँ से होता है कि कुछ कंप्लेंट्स आती हैं ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं मेडिसिन को लेकर। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, जो इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स की। उन कंप्लेंट्स को देखते हुए ये पूरा बिल जो है वो ड्राफ्ट किया गया है। और ये कंप्लेंट्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सीड सेक्टर, इंडस्ट्री और रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं प्लांट्स पे, बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, आप देखते हैं कि हम वो लोग प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं, उनकी तरफ से कुछ कंप्लेंट्स गई थी और उनके कंप्लेंट्स को देखते हुए ये पूरा का पूरा बिल जो है वो ड्राफ्ट किया गया। और यहाँ पे लेकिन जिन्होंने ड्राफ्ट किया है वो तो कहते हैं कि हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट के कंसर्न्स यहाँ पे दूसरे हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटीज। अब ये बोलते हैं कि जो हमने पहले एक्ट रखा था वो जिस तरीके से था उससे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो साइंस के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, रिसर्चर्स जो हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अब हम सबको मिल के, ताकि जो भी बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट होता है जो हमको मिलता है, सब उसको शेयर कर सकें। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंडिजिनियस लोग जो हो गए, लोकल कम्युनिटीज़ जो हो गई, वो सब कर सकें। बिकॉज इनका मानना है पहले ऐसा हो रहा था कि जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है या इन्वेस्टमेंट्स हैं पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस में, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी इस एक्ट की वजह से। इसलिए कुछ चीज़ें इसमें से रिमूव की जा रही हैं ताकि रिसर्च में, मेडिसिन बनाने में कोई भी बाधा ना आए, उसको नज़र में रखते हुए और बायोडाइवर्सिटी को नज़र में रखते हुए इसको ड्राफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है बिल का वो ये कहता है कि इसमें क्या चीज़ प्रपोज की गई है, widen the scope of living access and benefit sharing with local community and for further conservation of biological resources। तो उन्होंने टेक्स्ट में तो लिखा है कि हम इसका स्कोप इंक्रीज कर रहे हैं, कंजर्वेशन का स्कोप भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो एक्सेस है हम कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब इस बिल में बेसिकली जो आपके आयुष के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो आयुष मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, उनको एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता था कि अगर आपको कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है, बायोलॉजिकल रिसोर्स किसी भी सर्टेन पर्पज़ के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ये वाला काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। लेकिन इस बिल में आयुष के जो मेडिकल
प्रैक्टिशनर्स हैं और वो लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज रखते हैं उनको एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है कि उनको पहले इंफॉर्मेशन देने की स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे रखी गई है, इसलिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद में स्टेटमेंट आता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, जिसको लाइफ बोलते हैं। इनका मानना है कि आज तक बायोडाइवर्सिटी एक्ट से हमने जितना फ़ायदा किया है बायोडाइवर्सिटी को, वो रिवर्स हो जाएगा अगर आप ये वाला अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और उनका मानना है कि इसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जहाँ पे हम कंजर्वेशन की बात, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं या लोकल कम्युनिटीज़ को स्टेक देने, इंक्रीज़ उनका स्टेक इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज़ या कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का। तो बोल रहे हैं इस अमेंडमेंट में सब कुछ है कंजर्वेशन को छोड़ के। और लाइफ का मानना है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आयुष मिनिस्ट्री का है, बाकी इसमें कोई भी बायोडाइवर्सिटी को फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इसलिए यही इनका मेन कंसर्न है जिसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है, इसको समझने के लिए अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो मैं बार बार बता रही हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ये आ गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया सस्टेनेबल यूज़, दूसरा आ गया इसका सस्टेनेबल यूज़, इसके कंपोनेंट्स का। तीसरा आ गया कि रिसोर्सेज का फेयर यूज़ होना और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को बचाना, बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन को बचाना। तो यहीं पे आपको 4-5 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट का एम क्या है। सेलिएंट फीचर्स अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रेगुलेट कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, नॉलेज जो है लोकल कम्युनिटी की रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एम्स के साथ साथ आप उनके सेलिएंट फीचर्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी तक बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ऐसा हो रहा था, और अगर कोई भी इसमें गलती करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो वो इस एक्ट के अंदर नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल था। तो कोई भी ग्रीवेंसेस अगर हैं इससे रिलेटेड, तो आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। और ये एक्ट, और कोई भी ऐसी गलती होती है तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है इस एक्ट के तहत उस चीज़ को, उस मुद्दे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर देखा जा सकता है। तो अब यही अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमें बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे सर्टेन रूल्स को रिलैक्स करने की बात की जा रही है कि किसी को एग्जेम्पशन दे दो, और इस पूरे प्रोसेस को ये लोग फास्ट ट्रैक भी कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको रिसर्च करना है या किसी चीज़ पे पेटेंट लेना है तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब सर्टेन रूल्स को रिलैक्स करके क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है रिसर्च का, पेटेंटिंग का, वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इससे इनका मानना है कि लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा, वो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे। स्पेशली कौन से रिसोर्सेज जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जैसे कि सीड्स, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये अमेंडमेंट्स इन्होंने इंक्लूड की हैं, और साथ साथ में इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ अमेंडमेंट्स डीक्रिमिनलाइज भी कर रही हैं यहाँ पे कुछ प्रोविजन को, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई ऑफेंस था तो वो नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कुछ प्रोविजन को। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में लाने की बात की जा रही है, रिसर्च में, पेटेंट में और कमर्शियल यूटिलाइजेशन में। और कहना है उनका अमेंडमेंट्स में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल इंटरेस्ट को सिर्फ कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये एक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, अमेंडमेंट ज़रूरी थी इसमें। On 4th October 2012, amendment is necessary because on 4th October 2012, India ratified Nagoya Protocol on access to generic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. तो amendment को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए भी क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल को हमने रैटिफाई कर दिया था, इसलिए अमेंडमेंट ज़रूरी थी। अगर हमको जेनेरिक रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट को कुछ हद तक डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब मिनिस्ट्री का मानना है कि अगर ये अमेंडमेंट्स हम क्लियरली इनको पास कर पाते हैं तो इसमें जो प्रेशर है फॉरेस्ट जो फार्मर्स के ऊपर वो कम हो जाएगा, उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी क्योंकि वो मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट कर पाएंगे। अब देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या है, NBA इसको हम बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में इस एक्ट को
इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सारे फंक्शंस इसकी नोडल एजेंसी आप समझ लिए, इसी के अंतर्गत सारी एक्टिविटीज़ होती है, इसकी देखरेख यही करते हैं। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है इसमें यही है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जितने भी इस एक्ट के प्रोविजंस हैं, वो आपका एनबीए ही करवाता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हर स्टेट के स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बना रखे हैं, जो आपके एनबीए के अंदर आएंगे। एसबीबीज बना चुके हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस करते हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो यानी ये बोर्ड्स इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही बना रखे हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोर्सेज़ के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं, यू कैन चेक देम आउट ऑन आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच।